second year. Today's topic is biological role of DNA and chemical and physical properties of DNA. In previous class आपको हम बता चुके हैं सुपर कॉइलिंग क्या होती है डीएनए की, नेगेटिव पॉजिटिव कॉइलिंग और साथ में शशि शेखरन मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये आपको हमने शॉर्ट में बताए थे। ये टॉपिक्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं लेकिन आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए, या बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी डीएनए की वो क्या क्या होती हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। डीएनए जो है वो एक बहुत ही वाइटल है, बहुत जैविक है, या कह लीजिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट एक मॉलिक्यूल है सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए। जितनी भी लाइफ है, लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी के लिए डीएनए एक वाइटल रोल प्ले करता है। उसके बिना जीवन संभव नहीं है। सो वी कैन से दैट डीएनए इज़ वाइटल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स को ले जाने के लिए एक बहुत उपयोगी है, या कह लीजिए इसके बिना इनहेरिटेंस हो ही नहीं सकती। और साथ में ये प्रोटीन्स को कोड करता है, कोडिंग प्रोटीन्स एंड की टू ऑल लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कोडिंग प्रोटीन्स एंड की टू ऑल लाइफ प्रोसेसेस। जितने लाइफ के या सेल में जितने प्रोसेसेस होते हैं वो सब डीएनए के द्वारा ड्रिवन होते हैं, या उसके द्वारा ही सूचनाएं लेकर के एग्जीक्यूट किए जाते हैं। So we can say that DNA carries the codes for proteins and follows the following pathways for the gene expression. ये नीचे आपको हम कुछ pathways बताएंगे, like transcription and translation। जो DNA जीन्स को कैरी करता है उन्हीं में सारी इन्फॉर्मेशन निहित होती है किस प्रकार का प्रोटीन बनेगा। और जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो लैंग्वेज होती है वो प्रोटीन्स की लैंग्वेज होती है। ये आपको हम हर बार बताते हैं। जैसे हम हिंदी इंग्लिश कई तरह की लैंग्वेजेस डायलेक्ट्स बोलते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सेल्स होती हैं, वो आपस में कैसे बात करती हैं? दे टॉक इन दी टर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। कौन सा प्रोटीन कब बनेगा, कैसे बनेगा, किस जगह पर कौन से प्रोटीन की आवश्यकता है। तो जो जीन एक्सप्रेशन है इज़ एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे अपने आप को बताते हैं कि हम प्रेजेंट हैं या हम क्या काम कर रहे हैं, इन दी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स और इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। सो बेसिक जो बायोलॉजिकल रोल है डीएनए का, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जैसा इस नाम से हमको मालूम चलता है, ट्रांस एनक्रिप्शन, ट्रांसस्क्रिप्ट अर्थात स्क्रिप्ट का ट्रांसफ़र हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाना। सो ट्रांसक्रिप्शन इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन आरएनए का संश्लेषण है फ्रॉम डीएनए से, विच एक्ट्स एज अ मैसेंजर टू कैरी द इंफॉर्मेशन टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। ट्रांसक्रिप्शन आरएनए की सिंथेसिस है डीएनए से, जो कि एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है और कोशिका के अलग अलग भागों में जाकर के जो इंफॉर्मेशन इसको देनी होती है वो देता है। आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांसक्रिप्शन, स्क्रिप्ट का ट्रांसफ़र फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। वेरी शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ ट्रांसलेशन? अब जो ट्रांसक्रिप्ट अर्थात जो स्क्रिप्ट डीएनए से आरएनए में ट्रांसफ़र हो चुकी है वो किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करेगी, ट्रांसलेट करेगी उस स्क्रिप्ट को, दैट इज़ द प्रोसेस ट्रांसलेशन। सो व्हाट इज़ ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स with the help of ribosomes अर्थात राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए to decode the information contained in messenger RNA in the form of genetic code। अर्थात ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है, सिंथेसिस है प्रोटीन्स का, जिसके अंतर्गत मैसेंजर आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन कोडेड है उसको ट्रांसफ़र आरएनए डीकोड करके राइबोसोमल आरएनए तक पहुंचाता है। और राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप समझ गए होंगे कि राइबोसोमल आरएनए वहाँ पर मौजूद होता है, जो कि जो सूचना मैसेंजर आरएनए द्वारा ले जाई जाती है उसको वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन आर फॉर्म्ड ऑफ अमीनो एसिड चेन्स। प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड चेन के। हमने ऊपर बोला था आपको कि जो अमीनो एसिड की भाषा है वो अमीनो एसिड एक साथ मिलकर के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं।
So first is transcription and other is translation. These are two major processes of the gene expression. Third is DNA replication. DNA का जो प्रतिकृतिकरण होता है, उसका जो रेप्लिका बनने का प्रोसेस होता है, दैट इज़ नोन एज DNA replication. So DNA replication helps to a cell to perform a variety of functions. DNA replication होने से क्या होता है, एक कोशिका जो है वो बहुत सारे कामों को करने में सक्षम हो जाती है, लाइक रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन में आप सभी जानते हैं उसमें बहुत सारी कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ती है. DNA जो होता है, सेल जो होती है, माइटोसिस मियोसिस जो प्रोसेसेस होते हैं, इन सब में क्या होता है, डबल होता है DNA, किसी में आधा होता है. तो ये सारे जो एक तरह से डबल जिसमें हो रहा है उसे हम DNA रेप्लिकेशन के थ्रू डबल कर सकते हैं. तो लाइक रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ सेल्स, जो सेल्स की ग्रोथ होगी उसमें भी अब DNA काम में आएगा, डबल होगा. टिश्यूज़ एंड बॉडी सिस्टम, जो हमारा बॉडी सिस्टम है उसमें सेल्स, टिश्यूज सब के काम में जब DNA आता है तो रेप्लिकेट होकर के ही काम में आता है. इन दिस प्रोसेस द DNA स्ट्रैंड्स दैट आर टाइटली बूंड अराउंड ईच अदर. इस रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो दो हेलिक्स हैं DNA के, वो एक दूसरे के चारों ओर टाइटली कसे हुए एक तरह से मौजूद हैं. ये अनवाइंड होते हैं अर्थात खुलते हैं, अनजिप होते हैं, टू एक्सपोज द बेसिस टू बी कॉपीड इनटू न्यू स्ट्रैंड. क्या होता है रेप्लिकेशन में, जो DNA स्ट्रैंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो अनजिप हो जाता है. अनजिप होने के बाद में उसकी कॉपी बनती है, एंड दिस कॉपी इज़ एक्चुअली मैसेंजर RNA. और द मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस. ये आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर में भी, जब हम सुपर कॉइल्स की बात कर रहे थे और साथ में हमने शशि शेखरन मॉडल की बात की थी. उस मॉडल में भी आपको हमने बताया था कि एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो किस प्रकार से होता है. तो DNA रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी का मतलब है जब DNA के डबल हेलिक्स खुलते हैं तो एक एक हेलिक्स उनका ओरिजिनल रहता है और उनके साइड में दूसरे नए हेलिक्स बनने शुरू हो जाते हैं. इसको हम बोलते हैं अर्ध संरक्षी प्रकार या सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ DNA रेप्लिकेशन. सेमी डिसकंटिन्यूअस, ये भी आपको हम जब बताएंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा रेप्लिकेशन, जब हम पढ़ेंगे डिटेल में. जो फोर्थ इसका है बायोलॉजिकल रोल DNA का, वो है DNA इनहेरिटेंस, जो कि मेजर इसका रोल है, मेन रोल माना जाता है. DNA को हम जानते ही किससे, आनुवंशिकी के आधार के तौर पर. सो DNA इनहेरिटेंस जो है उसमें आप देखेंगे कि DNA पैकेजेस ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड पासेज टू ऑफ स्प्रिंग्स. DNA में क्या मौजूद हैं, सारी सूचनाएं एक ऑफ स्प्रिंग के लिए या एक जो नई जनरेशन है उसके लिए पूरी सूचनाएं उसमें निहित हैं. DNA कंटेन्स जीन्स एंड जीन्स आर कंटेन्ड इन क्रोमोसोम्स. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. एक कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है जो उसका मास्टर मॉलिक्यूल है, केंद्रक में क्रोमोसोम्स हैं. अगर वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो, अगर प्रोकैरियोटिक है तो आप उसमें सिर्फ एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा. प्रोकैरियोट्स में उनमें क्या होगा, सिर्फ क्रोमेटिन थ्रेड्स होंगे, क्रोमेटिन मटेरियल होगा जो कि किसी शेप में मौजूद नहीं है या वो बाउंड नहीं है मेम्ब्रेन से. तो क्रोमोसोम्स हुए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद हैं और ये जीन्स किसके बने हुए होते हैं, DNA के. ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम न्यूक्लियोसोम मॉडल आपको बताएंगे. आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि जो इसका बायोलॉजिकल रोल है DNA का, वो DNA इनहेरिटेंस में किस प्रकार से है कि क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स आर हैविंग जीन्स एंड जीन्स कंटेन DNA. ह्यूमन बीइंग्स में आपको हम लास्ट उसमें भी बता चुके हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से एक एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का कहलाता है. फीमेल में XS और मेल में XY होता है. जो बहुत इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस, देखिए आजकल जो आप कोरोना की बात सभी कर रहे हैं, कोविड-19 की, तो म्यूटेशन वर्ड जो है उसके साथ किस तरह से बार बार सामने आ रहा है. जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, कुछ लिटरेचर पढ़ते हैं इसके बारे में. व्हाट इज़ म्यूटेशन, सडन हेरिटेबल चेंजेस इन DNA. DNA में अचानक से अगर कोई ऐसा चेंज आता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जो कि आप देख रहे हैं कोविड-19 के लिए क्या कह रहे हैं कि जो उसके स्पाइक प्रोटीन्स हैं, जो बाहर कोने, जो उसके एनवेलॉप के बाहर की तरफ जो स्पाइक्स निकल रहे हैं, नुकीले जो निकल रहे हैं, प्रोजेक्शंस, वो प्रोजेक्शंस में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो रहा है. यानी सडन चेंज हो रहा है जो कैसा है, एक से दूसरी पीढ़ी में जाने लायक है, अर्थात वो जेनेटिक है और हेरिटेबल है. तो सडन हेरिटेबल चेंजेस आर नोन एज म्यूटेशंस विच अफेक्ट द इंफॉर्मेशन एनकोडेड बाय इट
इन ह्यूमन बींग्स म्यूटेशंस आर ऑफन डेट्रीमेंटल मतलब खतरनाक, बहुत डैमेज करने वाले होते हैं, एंड मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर थाउजेंड्स ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेज। अगर ह्यूमन बींग्स में इस प्रकार का कोई भी चेंज आता है, कोई म्यूटेशन उसके डीएनए में होता है और वो इनहेरिट हो जाता है किसी दूसरी पीढ़ी में, तो निश्चित रूप से वो डिजीजेस कॉज करता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी तरह की जो इनहेरिटेड डिजीजेज हैं, जो कि डीएनए की जो बेसिस हैं उनमें जो चेंजेस आए हैं उनको करेक्ट करने के काम में आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि वो बायोलॉजिकली अगर देखें तो कितनी अच्छी ब्रांच है कि बायोलॉजिकली किसी भी एनिमल को, किसी ऑर्गेनिज्म को, ह्यूमन बींग्स को वो करेक्ट कर देती है, उसकी डीएनए सीक्वेंस जो है या बेसिस की जो सीक्वेंस है उसको करेक्ट करके किसी भी डिजीज़ से उसे फ्री कर सकती है। डीएनए रिपेयर दस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब ये जो बात हमने आपको बताई कि इस तरह से म्यूटेशन होता है, डीएनए बनता है, तो कई बार बनते बनते भी डीएनए की जब कॉपीज़ बनती हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। जो बेसिस होती हैं वो इधर उधर कहीं भी अगर गलत तरीके से लग जाती हैं तो उसमें कुछ और ही वो प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देती हैं और वो डिज़ीज़ कॉज कर सकता है। तो डीएनए रिपेयर जो होता है वो इस काम में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप एक्सटर्नल उसको प्रभावित करके यानी म्यूटेशंस के थ्रू या और किसी के थ्रू जैसे म्यूटेशन होता है ऐसे ही उसको सबसाइड भी किया जा सकता है। डीएनए रिपेयर भी हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो सिक्स्थ बायोलॉजिकल रोल है डीएनए का, दैट इज़ डीएनए रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन अर्थात डीएनए में जो सीक्वेंस मौजूद है बेसिस की उसको रिकम्बाइन कर देना, थोड़ा बहुत चेंज करके उसमें एक नया कॉम्बिनेशन बना देना। DNA sequences in cells are maintained from one generation to another with very little change, but DNA gets changed or rearranged during meiosis or sexual reproduction. What explains this lines? That DNA sequence in cells, जो cells में DNA sequences होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन मेंटेन होती चली जाती हैं। किस प्रकार से? लेकिन उनमें स्लाइड चेंज भी आता है, क्योंकि एक जो पेरेंट हैं उनका जो ऑफस्प्रिंग है या उनके बच्चे हैं वो उनके जैसे ज़रूर दिखते हैं लेकिन कुछ चेंजेस ज़रूर होते हैं, और ये चेंजेस जो हैं वही डीएनए रिकॉम्बिनेशन के अंतर्गत आते हैं। जो लिटिल चेंज, वेरी लिटिल चेंज, उसको हम बोलते हैं, अर्थात रीअरेंज हो जाता है डीएनए की जो सीक्वेंसेस हैं। वो किस दौरान होती हैं? ड्यूरिंग मियोसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये रीअरेंजमेंट जो होता है उसके कारण इसमें आपको ये परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके कारण जेनेटिक वेरिएशंस आ जाते हैं और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इवॉल्व भी होते हैं विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे माहौल बदलता है वैसे वैसे उनका एवोल्यूशन होता है ऑर्गेनिजम्स का ड्यू टू डीएनए रिकॉम्बिनेशन। ये बात हुई बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए की। अब हम बात करते हैं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएनए। केमिकली और फिजिकली डीएनए किस किस प्रकार के गुण रखता है और क्या रोल प्ले कर सकता है। सो फर्स्ट इज स्टेबिलिटी एंड स्टैकिंग इंटरैक्शंस। स्टेबिलिटी अर्थात स्थायित्व की बात हम कर रहे हैं, और साथ में एक के ऊपर एक जो ये जुड़े रहते हैं, बेसिस जुड़े रहते हैं, साथ में डीएनए किस प्रकार से कॉइल होकर के एक जगह पड़ा रहता है, तो वो स्टैकिंग इंटरैक्शंस आपस में किस प्रकार से उनके होते हैं उनकी बात भी हम करते हैं आज। Although it seems obvious that stability of nucleic acids can be attributed to hydrogen bonding, हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसमें हमने ये देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं एक बेस दूसरे बेस के साथ में जो बनाता है, अर्थात एडेनिन जब थाइमिन के साथ जुड़ता है तो उसके बीच में हम डैश लगाते हैं कि अर्थात इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं ये वैसे बहुत वीक होते हैं, लेकिन जब एक साथ बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को। और साथ में ये स्टेबिलिटी उसमें किस प्रकार से आती है? हाइड्रोफोबिक एंड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। व्हाट इज़ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन? एक्चुअली दिस इज़ अ फॉर्म बिटवीन केमिकल ग्रुप्स दैट कैन पार्शियली आयोनाइज विद ऑपोजिट चार्जेस। उनको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हमने बात की कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उसके कारण इसमें स्टेबिलिटी रहती है। हम आपको इसमें और भी डिटेल में बताना चाहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं
उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कोई शेयरिंग नहीं होती, ना ही उनमें एक्सचेंज होता है। तो ये इस प्रकार के बॉन्ड्स जो आपको दिखाई देते हैं ये शॉर्ट डिस्टेंसेस पर आते हैं, यानी ज़्यादा लंबाई पर नहीं दिखाई देंगे ये बॉन्ड्स। पास जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनमें ही आपको ये बॉन्ड्स दिखाई देंगे। बहुत वीकर होते हैं, लेकिन ये जब एक साथ होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं। जो हाइड्रोफोबिक की इफ़ेक्ट की बात की है उसके बारे में अगर आप समझें इसको इस तरह से कि डीएनए जो है उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट होता है। डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं उसमें वो किस प्रकार से देखिए इंटरेस्टिंग होते हैं कि जो अरेंजमेंट है नॉन पोलर जो होते हैं पार्ट उसके अनचेंज्ड बेसिस जो होती है, अनचार्ज्ड बेसिस जो होंगी वो प्रेजेंट होती हैं इंटीरियर साइड में। हम कह रहे हैं आपसे हाइड्रोफोबिक इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट डीएनए हैज़ एन इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट वेयर इन द नॉन पोलर और अनचार्ज्ड जो होते हैं बेसिस दे आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर। जो डीएनए का इंटीरियर है वहाँ पर ये मौजूद होते हैं जो अनचार्ज बेसिस होती हैं, वाइल द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड। ये जो इस प्रकार का चेंज है वो क्यों है? जो सेल्यूलर एज द सेल्यूलर एनवायरनमेंट इज एक्वस, देखिए कोशिका के अंदर कैसा है, एक्वस एनवायरनमेंट है एंड पोलर है। तो हाइड्रोफोबिक बेसिस जो होती हैं वो इन द इंटीरियर ऑफ द हेलिक्स आर केप्ट अवे फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर। जो सराउंडिंग वाटर होता है उससे उनको दूर रखना चाहते हैं हाइड्रोफोबिक बेसिस को हम। और हाइड्रोफिलिक हेड्स जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं विद द एक्सटीरियर वाटर। जो सेल के अंदर एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है उसकी तरफ तो होंगे डीएनए के हाइड्रोफिलिक हेड्स और हाइड्रोफोबिक होंगे अंदर की तरफ। एंड ये जो अंदर की तरफ जो है वो इंटरैक्ट नहीं करते वाटर के साथ, लेकिन एक्सटीरियर जो होते हैं दे इंटरैक्ट विद दी वाटर एंड दे आर नोन एज हाइड्रोफिलिक हेड्स। इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है डीएनए में, डीएनए आसानी से उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में बढ़ सकती है। तो ये हुआ हाइड्रोफिलिक जो इसका हाइड्रोफोबिक जो इफ़ेक्ट होता है डीएनए का वो क्या है वो आपको हमने बता दिया है। आप इसे एक बार पढ़ के देखें, अगर नहीं समझ में आता तो आपको हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। जो डाइपोल इंटरैक्शन है लाइक वान डेर वाल फोर्सेस के बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे, उसको हम देखते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ इसकी है दूसरी, दैट इज़ फर्स्ट वाज द स्टेबिलिटी एंड स्टैकिंग इंटरैक्शन, कि एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार इंटरैक्ट करते हैं। देन इफ़ेक्ट ऑफ एसिड, अगर आप एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर होंगे और टेम्परेचर आप बढ़ा दें तो परक्लोरिक जो एसिड है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें परक्लोरिक एसिड अगर उसको 100 डिग्री सेल्सियस आप तापमान दे दें तो न्यूक्लिक एसिड्स जो होंगे वो कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। यानी डीएनए के साथ में अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप रख दें या उसमें आप डीएनए डाल दें स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक परक्लोरिक एसिड एंड 100 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर कर दें तो क्या होगा, डीएनए पूरी तरीके से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। और हाइड्रोलाइज होने के बाद में उसकी बेसेस, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट सब अलग अलग हो जाएगा। अगर मॉडरेट एसिड में अगर आप रखते हैं तो उसकी प्यूरिन्स जो हैं वो प्यूरिन्स क्या हो जाएंगी, हाइड्रोलाइज हो जाएंगी। पीएच अगर 3-4 रख के हम करते हैं तो उस स्थिति में डीएनए जो होगा उसकी प्यूरिन्स जो होंगी वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगी और वो ए प्यूरिनिक साइट बना देंगी, वहाँ पर कोई प्यूरिन्स मौजूद नहीं रहेंगी। ये एसिड का इफ़ेक्ट होगा। अगर एल्कली इसमें डाल दी जाए तो वहाँ पर ये एक वर्ड आया है, देखिए जो इफ़ेक्ट ऑफ एल्कली है इज़ टू चेंज द टॉटोमेरिक स्टेट ऑफ द बेस। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं टॉटोमेरिक स्टेट क्या होती हैं, टॉटोमेरिक स्टेट्स क्या होंगी आपने पढ़ के देखा। प्रोटॉन्स की जो पोजीशन होती है उसमें जो चेंजेस हो जाते हैं दैट इज़ नोन एज टॉटोमेरिक चेंजेस। आप एक बार इसको और पढ़ के देखिएगा। तो जो टॉटोमेरिक स्टेट ऑफ द बेसिस होती है वो एल्कली की प्रेजेंस में चेंज हो जाती है। हाई पीएच डी नेचर्स डीएनए एंड आरएनए बाय ऑल्टरिंग द टॉटोमेरिक स्टेट ऑफ द बेसिस। किस प्रकार से वो डी नेचर करती हैं डीएनए आरएनए को एल्कली की प्रेजेंस में,
वो उसकी टॉटोमेरिक स्टेट को बदल देती हैं उसको, एंड डिसरप्टिंग स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वो डिसरप्ट कर देती है, यानी बॉन्ड को ख़त्म कर देती हैं। तो उनका जो आपस में एक जुड़ाव होता है वो जुड़ाव ख़त्म हो जाता है। सो इफ़ेक्ट ऑफ एसिड, इफ़ेक्ट ऑफ एल्कली हम कर चुके। केमिकल डीनेचुरेशन, केमिकल्स की प्रेजेंस में अगर डीएनए डीनेचर हो जाता है अर्थात ख़त्म हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल डीनेचुरेशन, लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिया और फॉर्मामाइड एट न्यूट्रल पीएच। ये कैन कॉज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। किस तरह से करेंगे? वो उसकी हाइड्रोफोबिक जो फोर्सेस होते हैं बिटवीन जो बेसेस होती हैं, एक के ऊपर एक जो बेस आई हुई होती है, उनके बीच के हाइड्रोफोबिक जो फोर्सेस होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं केमिकल, और उसके कारण वो डीएनए जो होता है वो डीनेचर हो जाता है। विस्कोसिटी अर्थात पारभासिता। व्हाट इज़ विस्कोसिटी? जैसे कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, कुछ विस्कस होती हैं। डीएनए इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड थिन एंड डीएनए सॉल्यूशंस हैव अ हाई विस्कोसिटी। डीएनए जो है वो कैसा थ्रेड है? बहुत ही लंबा और पतला थ्रेड है। और जो लंबे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी से क्लीवेज हो जाता है, उनमें खंडन हो जाता है, बहुत जल्दी वो शेयर हो जाते हैं सॉल्यूशन में जाने के बाद में। और ये जो इनका प्रोसेस होता है वो डीएनए छोटी छोटी लेंथ के जो स्पेसिफिक डीएनए आप जनरेट करना चाहें आर्टिफिशियली, उस काम में ये विस्कोसिटी वाला इसका जो एलिमेंट है वो बहुत काम में आता है। जो बायॉन डेंसिटी है कि कितना वो, जब आप उसे सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं तो कितना डीएनए जो है वो उसकी डेंसिटी कितनी रहेगी, कितना ऊपर वो तैरेगा, कितना उसमें बायोंसी रहेगी, इस कैरेक्टर को हम बोलते हैं बायॉन डेंसिटी। जब आप सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं डीएनए को, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट जो उसका बनता है, द एग्जैक्ट डेंसिटी ऑफ डीएनए इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स G+C कंटेंट। जो ग्वानोसिन और उसमें साइटोसिन का जो कंटेंट होता है उसके आधार पर इसका जो डेंसिटी ग्रेडियंट है वो देखा जाता है। और इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डीएनए की डिफरेंट कॉम्पोजिशंस को एनालाइज करने में। यूवी एब्जॉर्प्शन, जो यूवी का एब्जॉर्प्शन है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को डीएनए कितना एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्यों एब्जॉर्ब करता है? पहली बात तो ये है कि ये क्योंकि कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक नेचर है इसका। आप देखते हैं रिंग्स मौजूद हैं, एरोमेटिक रिंग्स मौजूद हैं बेसिस में। इस कैरेक्टर के कारण डीएनए केपेबल है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने में। 260 नैनोमीटर का जो रेडिएशन होता है वो डीएनए आरएनए कैन एब्जॉर्ब। इसीलिए जब आप टिश्यू कल्चर आप पढ़ेंगे उसमें आपको ये बताया जाता है कि जब भी आप किसी लाइव जो ऑर्गेनिज्म है या टिश्यू है या उसका पार्ट है, उसको जब आप स्टरलाइज करने लगते हैं यूवी से, तो उसे कभी भी यूवी में नहीं रखा जाता, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है इसको, यूवी लाइट को, और उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए हम अवॉइड करते हैं जो लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लाइव कोई भी टिश्यू है उसको हम नहीं रखते। थर्मल डीनेचुरेशन अर्थात तापमान देने के बाद में डीएनए को ख़त्म कर देना, डीनेचर कर देना, उसका जो ओरिजिनल नेचर है उससे उसे परिवर्तित कर देना। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो मेल्ट होकर के सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाते हैं, और ये उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कहलाता है, जो कि आप पीसीआर वगैरह पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें ये फैक्टर काम में आएगा कि उसका बढ़ा देते हैं हम टेम्परेचर तो वो डीनेचर हो जाता है डीएनए, और तुरंत ही अगर आप उसको कूल करेंगे तो रैपिड कूलिंग अलाउज डीएनए टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। उसको हम बोलते हैं रीनेचुरेशन। सो द थर्मल डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए मे बी रिवर्स्ड बाय कूलिंग द सोल्यूशन। अगर आप डीनेचर कर चुके हैं, तापमान बढ़ा करके 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया आपने, 80 से 100 के बीच में डीएनए स्टार्ट हो जाते हैं डीनेचर होने, और तुरंत आप उसे कूलिंग दे देंगे तो वो फिर से शॉर्ट रीजन्स जो होंगे उसके वो जुड़ जाएंगे और छोटे छोटे स्ट्रैंड्स एनील होकर के आपको दिखाई देने लग जाएंगे। एनील मतलब जुड़ना। ये जो जुड़े हुए अब एक बार टूटे और टूटने के बाद जुड़े तो नेचुरली वो उसमें एक तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ऑल्दो जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ ही जुड़ेगी, लेकिन कुछ चेंजेस उसमें आएंगे, वो चेंजेस जो होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन बना देंगे, वहाँ पर वो संकर बना देंगे उसको डीएनए मॉलिक्यूल को। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज है डीएनए के, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको जब आप समझ जाएंगे तो आसानी से आप आगे के चैप्टर्स पढ़ पाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, किस प्रकार से ये मौजूद होते हैं और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो स्टैकिंग इंटरैक्शंस हैं उसमें वॉन्डर वॉल्स इंटरैक्शंस को लेना है। वॉन्डर वॉल फोर्सेस क्या होते हैं? वॉन्डर वॉल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि जैसे दो बेसेस हैं, वो किस उसके साथ में फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। सच टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज वॉन्डर वॉल फोर्सेस। दे आर वीक फोर्सेज बट देयर लार्ज अमाउंट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द हेलिक्स। वो वीक जरूर होते हैं लेकिन वो ओवरऑल जब बहुत सारे फोर्सेस एक साथ जुड़ते हैं तो वो उसको वीक नहीं रहने देते, वो उसको स्टेबलाइज करते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस की अभी हम बात कर ही चुके हैं कि जो हाइड्रोफोबिक सिरे होते हैं बेसिस के वो अंदर की तरफ होते हैं, हाइड्रोफिलिक बाहर होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, और ये भी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शंस बनाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी आयनिक जो फोर्सेस हो, चार्ज रिपल्शन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट। आप एक चीज़ को आप नोट करेंगे कि जब अलग अलग न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ते हैं तो जुड़ते समय दो फॉस्फेट की जगह एक ही फॉस्फेट रह जाता है, क्योंकि फॉस्फेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो दो नेगेटिवली चार्ज अगर वहाँ मौजूद होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सिव उसमें दूर करेंगे। इसी कारण जो बैकबोन आप देखते हैं, जो लैडर की बैकबोन है, वो फॉस्फेट जो है वो एक दो को जोड़ता है, दो न्यूक्लियोटाइड्स को। सो दीज फोर्सेज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। So this is all about the DNA's biological, chemical and physical role.